बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खुद में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइश गाह पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। जब से अलायंस ने डीडीसी इलेक्शन इंतखाबात में आने का फ़ैसला किया तब से ज़्यादतियाँ और ज़्यादा बढ़ रही है। इलेक्शन के नाम पे मजाक किया जा रहा है, कैंडिडेट्स को बाहर आने की इजाज़त नहीं है, जमहूरियत का मजाक बना के रखा है। रोशनी स्कीम है, इसको स्कैम बना के रखा गया है। गरीबों को अब नोट से जारी की जा रही है ज़मीन खाली करने के हवाले से। इन बातों का खुलासा आज पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। और क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने, हम आपकी नज़र करते हैं। डिटेन किया गया मुझे क्योंकि मैं कहीं यहाँ पुलवामा जाना चाहती थी, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि डिटेन करने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ और जो उससे भी बड़े यहाँ जो ओहदेदार बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमने किसी को डिटेन नहीं किया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है, कि व्हाट इज़ फिक्शन एंड व्हाट इज़ द रियलिटी। फिक्शन को रियलिटी की तरह पेश किया जाता है और जो रियलिटी है वो किसी को दिखाई नहीं जाती है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जब से हमने डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फ़ैसला किया, तब से जो पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 साल से जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, रिप्रेशन हो रहा था, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया गया, उसकी एक डिग्री और उसको ऊपर लिया गया। आपको मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते हैं, उनको कहीं बंद रखा हुआ है, जो घरों में हैं उनको कैंपेन के लिए जाने नहीं देते। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कैसा इलेक्शन है जिसमें आप कैंडिडेट को ही कैनवासिंग के लिए जाने नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे लड़ेगा, वो क्या करेगा। पूरी जमहूरियत का इन्होंने मजाक बना रखा है। पूरे मुल्क में जो है इस वक्त एक अंधा कानून चल रहा है। किसी को जो सबसे बड़ा हथियार है इनके पास यूएपीए बन गया है। जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं, जो सरदार हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं उनको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के एंटी नेशनल्स कहा जाता है। जब औरतें निकलती हैं कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको भी एंटी नेशनल कहा जाता है कि भाई इनको पाकिस्तान से संदेशा आया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी, जो जब से उन्होंने सरकार संभाली है इस मुल्क के टुकड़े करने के बगैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग दिस कंट्री लाइक एनीथिंग, एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। अभी इसी को हम सह रहे थे तो ऊपर से रोशनी। क्या है रोशनी? रोशनी वॉज अ स्कीम, पर उसको स्कैम बना दिया। जो असली इनका स्कैम है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इनका स्कैम है, उसको खोले ना। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट पिछले 1.5 साल से हेयरिंग नहीं दे रहा है। रोशनी में अब तो अगर बड़े लोग हैं, अगर अमीर लोग हैं, अगर उन्होंने कोई गलत किया है, पहले तो मुझे लगता है सब ने रोशनी स्कीम जो एक लॉ पास हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में, जिसको आज़ाद साहब के टाइम में इम्प्लीमेंट किया गया, इट वॉज अ लॉ। हमारी असेंबली ने वो कानून बनाया था। और अगर उस लॉ के तहत किसी ने अपनी ज़मीन जो है लीगलाइज की तो वो स्कैम कहाँ से हो गया? दे आर इन द फोर फ्रंट ऑफ अटेम्प्टिंग इम्प्लीमेंटिंग बीजेपीज एजेंडा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा किसके पास जाएं। अभी डीडीसी की शिकायत हमारे जो चेयरपर्सन है फारूक साहब ने भी लगाई, इलेक्शन कमिश्नर से लगाई कि भाई हमारे, और वहाँ से झूठ बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल आपने खुद देखा, मुझे नहीं जाने दिया। 2 दिन मुझे रोकते रहे, तीसरे दिन भी कहा नहीं अब इलेक्शन है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मुझे बहाना करना पड़ा, तब जाके मैं ज़ैनबपोरा चली गई, तब उसको 1 दिन निकलने दिया है। वो किसी कैंडिडेट को ही निकलने नहीं देते घर से। तो ये सिलसिला कैसे चलेगा? और हमारी ये भी बदकिस्मती है कि इस वक्त पूरे मुल्क की जो अपोजिशन है वो सहमी हुई है, वो बात नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अभी बोला नहीं होता है तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है, उसके बाद NIA, उसके बाद CBI, उसके बाद ED, इनको सबको लगाया जाता है। और मेरे पीछे भी पिछले 2 साल से शायद ही कोई ऐसा मेरा बैंक अकाउंट हो जिसको उन्होंने ना देखा हो, कोई फाइल हो सेक्रेटरीट में जिसको उन्होंने नहीं खदेड़ा हो कि इसमें से कुछ कोई गलत काम किया हो, इसमें निकलेगा। जब वो नहीं निकला तो जो
کہیں ہم نے کبھی ٹرانزیکشن کیا ہے؟ ہم نے بجبیاڑا میں اپنی زمین بیچی ہے تو ان کو چھاپا مارا. اس وقت ڈیموکریسی کی جو کھلی اڑائی جا رہی ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے بی جے پی یہاں اپنا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتی ہے. ناظرین آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے. بی جے پی نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر واقع راج باغ میں ایک مینوفیسٹو جاری کیا ہے اور پارٹی کے انچارج وبودھ گپتا نے مختلف لیڈران کے ہمراہ آج یہ مینیفیسٹو وہاں پہ جاری کیا ہے. مینیفیسٹو میں کہا گیا ہے کہ یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا اور تقریباً 70,000 کے قریب ایسے نوجوان ہوں گے جن کو نوکریاں دی جائے گی اور جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی ہوگی. گجرات جیسی صورتحال اب جموں کشمیر میں ہوگی. اور کیا کہا ہے وبودھ گپتا نے, ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر یوٹی کے اندر 70,000 یواؤں کو نوکری دینے والی ہے. ان 70,000 یواؤں کو نوکری دینے والی ہے, جس میں سے ایل جی منوج سنہا جی نے 15,000 کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کر چکی ہے اور 55,000 اور نوکریاں جو ہے یہاں کو یواؤں کو دینے کا وعدہ جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کرتی ہے. یہاں پر ایس آر او 202 کے جو امپلائیز تھے, ایس آر او 202 دور کر کے ہم نے جموں کشمیر کے ایک بڑی سنکھیا کا جو امپلائی تھا, ملازم تھا, اس کو ریلیف دیا ہے. ان کے اور بھی جو ہرڈلز ہیں, ان کی جو اور مشکلات آ رہی ہیں, اس کو بھی دیکھ کر ان کو دور کیا جائے گا. ان کی پچھلی جو ایک ایریز ہیں ان کو جلدی جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا. یہاں پر ہمارے ڈیلی ویجر ہیں, کیجول لیبر ہیں, کنٹریکچرز ہمارے بھائی ہیں, نوجوان ہیں, ان کو پکا کیا جائے گا. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہاں پر وعدہ. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل بننے کے بعد ہر ڈسٹرکٹ کو ڈیولپمنٹ کا پورا موقع دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جو ہماری کچھ یہاں پر ڈسٹرکٹس ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور پرانی اور پچھڑی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو چھوڑا جائے گا. ڈی ڈی سی کا چناؤ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو نچلے لیول تک لے آنا, ہر قسم کا ڈیولپمنٹ جو ہے ہر ضلع میں کرنا, یہ بھی وعدہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بجلی اور پانی کو لے کر ایک بڑی قلت کشمیر کے اندر ہے, آج سردیوں کے اندر یہاں بجلی کی بڑی پریشانی رہتی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی اس بات کا بھی وعدہ کرتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کشمیر کے اندر بجلی اور پانی کی جتنی بھی سمسیاں ہیں وہ دور کی جائیں گی. ناظرین آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے بونیار لڑی علاقے کی. ایک دل دہلانے والی خبر آج صبح وہاں لڑی سے سامنے آئی ہے, جہاں پہ رات کے اندھیرے میں 3 ماں اور اس کی 2 بیٹیاں جو ہے دم گھٹنے کی وجہ سے موت کے آغوش میں چلی گئی ہے. علاقے میں کہرام مچ گیا. تینوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو اسپتال منتقل کیا, جہاں پہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. لوگوں نے اس حوالے سے غم غصے کا اظہار کیا. غریب فیملی سے ان کا تعلق ہے. رات کے اندھیرے میں کیا کچھ ہوا پتہ نہیں ہے, یہ لوگوں نے کہا. اگرچہ بخاری انہوں نے لگا کے رکھی تھی اور ایسا ہی اب شک جتایا جا رہا ہے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. پوسٹ مارٹم ان کا کیا گیا ہے, مگر لوگوں نے وہاں انتظامیہ پہ سوال اٹھائے. وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ہسپتال کی انتظامیہ ہے, ان پہ سوال اٹھائے کہ ڈاکٹرز صبح یہاں پہ اویلیبل نہیں تھے, ڈاکٹرز کو لانا پڑا. کئی خلاصے انہوں نے کیے اسپتال انتظامیہ سے. لوگوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. تو یہ حادثہ آج نائٹ میں ہوا. نائٹ میں کتنے بجے ہوا اب یہ اوپر والا جانتا ہے, یا یہ گواہی یہ دے سکتے تھے جو اس کمرے میں سوئے تھے, یہ ماں اور بیٹیاں 2. اب رات کتنے بجے یہ واقعہ ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں. ان کا ایک ہی بیٹا اس کو گھر میں تھا, بہت غریب فیملی ہے, تو وہ بیٹا دوسرے کمرے میں سویا تھا. جب وہ سویرے نیند سے اٹھا تو ماں کو مطلب جگانے کے لیے گیا تو وہ نہ ماں نے آواز کی نہ بیٹیوں 2 نے آواز کی. اب سوال کہ ان کا کارن کس مطلب حادثے سے ہوا, بخاری سے ہوا. بخاری کیوں, اس کمرے میں بخاری بھی تھی, گیس سے ہوا, یہ تو جانچ کے بعد پتہ چلے گا. اب سوال یہاں مطلب جو دلدوز واقعہ دوسرا میڈیکل کی طرف سے ہوا, ایمبولینس میسر نہیں کیا. ہمیں 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایمبولینس دیا اور سٹیچر ان میں نہیں تھا, کہ بولا ہم مطلب سٹیچر ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کیا. اب دوسرا پرابلم انہوں نے کھڑا کیا کہ سویرے سے کوئی ڈاکٹر یہاں مطلب ابھی حاضر نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ عورتوں کا مسئلہ, ان کو لیڈی ڈاکٹر لانی تھی, کیونکہ یہ جینٹس ڈیڈ باڈیاں نہیں ہیں.
मतलब अब इतना ही, मतलब आपके वसादत से मेडिकल पर जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है यहाँ, इसमें कभी भी कोई भी सहायता, अगर ये वाक़ा हुआ इन 3 माँ बेटियों के साथ, चलो ये कमरे में, अगर ये हादसा आग का होता या कोई एक्सीडेंट होता तो लोग मरते, मेडिकल वाले मतलब इनको टच से मस नहीं होता है। अब इस वक्त लोगों का एक ही अपील है कि मेडिकल को यहाँ फाल बनाया जाए, जो यहाँ के ये मतलब ये मेडिकल वाले नहीं बैठे, ये ठेकेदार बैठे हैं, ये मतलब इनके तो तरह तरह के मतलब एलिगेशन इनके खिलाफ लगते हैं। पुलिस की तरफ से अच्छा कोऑपरेट मिला, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी प्रोटेस्ट की मेडिकल को कि आप हमें सहायता दे दो पीछे से, मतलब एम्बुलेंस वगैरह, उन पुलिस का भी उन्होंने नहीं सुना। नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी है। वहाँ के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं उनसे भी हमारे साथी इरशाद अहमद ने कई सवालात किए इस वाक़े के हवाले से कि इनका पोस्टमार्टम किया गया है, क्या कुछ रिपोर्ट सामने आया, क्योंकि अंदेशा यह है कि इनको दम घुटने की वजह से मौत हुई है, मगर असल हक़ाइक़ क्या है वो जानने की कोशिश की है। तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने क्या कहा है, हम आपकी नज़र करते हैं। SHO बोनियार की इत्ला पे 8:58 पर उन्होंने मुझे कॉल की, तो उन्होंने कहा कि लड़ी जो यहाँ पर नियर बाय एक विलेज है, तो वहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें माँ और 2 बेटियाँ हैं। तो उनकी डेड बॉडीज़ को हमने शिफ्ट करना है तो PHC बोनियार फॉर पोस्टमार्टम। तो हमने इमीडिएटली अपनी टीम और एम्बुलेंस भेज के वहाँ से डेड बॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट किया PHC बोनियार तक। फिर हमने हमारी एक स्पेशलाइज्ड टीम है फॉर पोस्टमार्टम, उनको एक्टिवेट किया क्योंकि संडे था, तो उनको बुलाया, सब स्टाफ को बुलाया। तो फिर इंक्लूडिंग इसमें क्योंकि फीमेल डिसीज्ड हैं तो हमने लेडी डॉक्टर को भी बुलाया। तो हमने यहाँ पर बड़े आराम से और बड़े आसान तरीके से उनका पोस्टमार्टम किया। कुछ पता चला ये कैसे क्या हादसा हुआ है? इस वक्त तो मुश्किल, इसको कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन जो प्राइमरी फेस है वो यही है कि सफोकेशन की वजह से हुआ है, जो विंटर में अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की सी हुई है। लेकिन अल्टीमेटली जो भी कोई कंफर्म रिपोर्ट आएगी वो FSL के बाद ही आएगी। FIR लॉन्च हुआ है? FIR लॉन्च हुआ है, ये सब कुछ इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस स्टेशन बोनियार और SDM साहब भी खुद थे। एक बहुत ही दिलदोज वाक़या आज सवेरे सुबह लड़ी गांव तहसील बोनियार का एक गांव है, वहाँ पेश आया। एक शख्स अब्दुल मजीद गनाई की फैमिली, उनकी ज़ौजा जिसका नाम शमीमा बेगम और उसके दो कमसिन बच्चियाँ निगहत और तबस्सुम एक हादसे के शिकार हो गए हैं। अभी हादसा ही कह सकते हैं, और बल्कि इसमें हमने अभी प्रोबेबल जो रीज़न लग रहा है वो सफोकेशन लग रहा है। तो चुनांचा हमने 176 सेक्शन के तहत इसमें तहकीकात का हुक्म दे रखा है। तो बॉडीज़ का जो पोस्टमार्टम है, जो लाजमी कार्रवाई है वो हो चुकी है। BMO बोनियार के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये कार्रवाई अमल में लाई। नाज़रीन, बोनियार लड़ी बोनियार की खबर आपने देखा, दिल दहलाने वाले जो विजुअल्स हमारे सामने आए। रात के अंधेरे में इनकी मौत वाक़ा हुई थी, तो बुखारी का इन्होंने इस्तेमाल किया था रात भर, और वेंटिलेशन कमरे में नहीं थी। तो बार बार जो इंतज़ामिया है या हेल्थ के जो वाबस्ता इंतज़ामिया है वो बार बार लोगों से गुजारिश करें कि विंटर्स में अगर आप कहीं पे बुखारी का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे ज़रूर वेंटिलेशन रखें, क्योंकि वेंटिलेशन ना रखना वहाँ पे जो गैस जमा हो सकती है और जिससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो होशियार रहे ऐसे हालात में जहाँ पे भी आप बुखारी का इस्तेमाल करें, ज़रूर वहाँ पे वेंटिलेशन रखें, खिड़की को खोल के रखें। नाज़रीन, DDC इलेक्शंस के हवाले से पीपल्स अलायंस बना और कहीं ना कहीं अलायंस पे तनकीद हुई कि सीट शेयरिंग के हवाले से कई लीडरान जो है अब मुख्तलिफ पार्टियों के वो एक दूसरे से नाराज़ रहे या अपनी पार्टी लीडरशिप से नाराज़ रहे। PDP के सीनियर लीडर अब्दुल सलाम रेशी ने अपनी रिहाइश गाह पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस को नवाही सुबह अलायंस का नाम देना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट शेयरिंग के हवाले से ज़्यादा जो हिस्सेदारी अपने नाम रखी है और कई सीनियर लीडरान, PDP के कई सीनियर लीडरान को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अलायंस ने पहले कहा था कि सीट शेयरिंग के हवाले से हर एक को एकोमोडेट किया जाएगा, वैसा कुछ सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अब्दुल सलाम रेशी एक सीनियर लीडर है और उसको भी मैंडेट नहीं दिया गया है, अगरचे वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तहत DDC इंतखाबात का में हिस्सा ले रहे हैं। और क्या कहा है अब्दुल सलाम रेशी ने, हम आपकी नज़र करते हैं। जब इन्होंने इसका नाम दिया पीपल्स अलायंस और उसमें इन्होंने फैसला लिया है सारी जमातों ने, हम एक इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे सारी जमातें, ठीक है। और महबूबा जी ने
ऐलान किया है कि इसका सारा जो चलाना है ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सर चलाएंगे। मुझे नहीं पता उसका दिली चाहत क्या थी, लेकिन जो ग्राउंड पे है वो मैं आपसे आपके जरिए तमाम वादी क्या पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि अलायंस का नाम जो रखा है गुपकार अलायंस, मेरे ख्याल में ये नाम इसका सही नहीं है। अगर इसका नाम नवाई सुबह अलायंस रखा जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि जो भी फैसले हुए इस अलायंस पर, परसों मैंने देखा है जनाब सजाद लोन साहब, मैं उन्हीं से ये मेरा सवाल है उन्हीं से ज्यादा, क्योंकि वो स्पोक्समैन है ये जो अलायंस बनी है इसका वो स्पोक्समैन है। मेरा सवाल उसी के से उसको सवाल किया है, गुलिस्तान पे उसका इंटरव्यू था, उन्होंने सवाल उसको किया कि इसमें सीटों में कुछ सीटों शेयरिंग में कुछ झगड़ा है। उसने कहा नहीं कुछ नहीं, सीट शेयरिंग बिल्कुल अच्छी तरह। लेकिन उसी से मैं मुखातिब होकर कहूँ, जरा सजाद साहब इंसाफ कीजिए, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी 1 सीट है, 6 पर बोल कि ये जब मैंने इनके एक लीडर से मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उससे कहा ये क्या आपने शब खून किया हम पे? उसने बोला सलाम साहब ये मुझे नवाज सुबह ने मैंडेट दिया है आपको इसमें दखल देने वाले। मैंने कहा आपको मुबारक हो, और मैंने कुकरनाग में भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया और इंशाल्लाह सागाम में खुद उठा, और खुदा ने चाहा इंशाल्लाह जीत हासिल करूंगा। लोगों ने मुझे उठाया, मुझे खुद चाहत नहीं थी, मैं चाहता नहीं था, मेरा कुछ और मिशन था, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लूं। और इंशाल्लाह उसके बाद मैंने क्यों ये इंडिपेंडेंट लड़ा, मुझे महबूबा जी ने ऑफर की थी आप चाहोगे तो हम आपको टिकट भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा सलाम ऋषि हारेगा तो सलाम ऋषि हारेगा, पीडीपी नहीं हारना चाहे, सलाम ऋषि जीतेगा, पीडीपी ही जीतेगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे कोविड-19 के पहले लॉकडाउन से यहां पे रेल सर्विस को बंद रखा गया है। अब लोगों ने इस हवाले से इंतजामिया से गुजारिश की है कि अब रेल सर्विस को दोबारा से यहां पे शुरू किया जाए, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही है। लॉकडाउन के बीच में जहां मार्केट बंद थे, जहां ट्रांसपोर्ट बंद थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मार्केट को भी खोला गया और अब सारा मार्केट यहां पे खुल चुका है। यहाँ पे जो सर्विस है, गाड़ियां वो रवां दवा है सड़कों पे, तो ट्रेन सर्विस को बंद रखने से क्या कुछ हो सकता है? अगर इंतजामिया चाहे तो वहां पे भी सोशल डिस्टेंस रह सकती है, वहां पे भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, वहां पे भी जो एडवाइजरीज हैं उन पे काम किया जा सकता है, मगर जरूरत इस बात की है कि यहाँ पे दोबारा से रेल सर्विस को चलाया जाए। लोगों ने इस हवाले से क्या कहा, हम आपकी नजर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सो फार एज कश्मीर इज कंसर्न, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। देखिए, रेल सर्विस बंद है, कितनी मुश्किलात वादी के लोगों को आती हैं। इन मुश्किलात को देखने के लिए आँख, कान और दिल और हिस्स चाहिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। आपने देखा होगा, सुना होगा, कल दिल्ली की मेट्रो को भी चालू किया गया। रेल को तो बहुत दिन हुए चालू हुए, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी रेल चलती है, लेकिन जब मेट्रो चालू हो गई तो इसका ये मतलब है कि अब वहाँ खचाखच लोग भरे आएंगे। हमारे यहाँ खासकर वादी में जब सर्दियाँ बढ़ जाती हैं तो यहाँ से जम्मू पहुँचना मानिए कोई हिमालय को सर करने के बराबर बनता है, जो शीर लाने के बराबर बनता है। आज हमारे जो सोमो ड्राइवर हजरात हैं और दूसरे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कश्मीरियों की एक तरह से खाल उधेड़ देते हैं। श्रीनगर से लेकर के जम्मू तक का 2000 रुपये का किराया लिया जाता है, जबकि यही सफ़र रेल के माध्यम से हम नॉट मोर देन 300 रुपीज़ कर सकते थे। रही बात SRTC की, वो एक गाड़ी चलाते तो हैं, लेकिन उसके लिए वहाँ श्रीनगर पहुँचना, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, शोपियाँ, सोपार, इस आदमी को वहाँ पहुँचने के लिए पहले 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है। लेकिन रेल के ज़रिए से ये कितना आसान हो गया था, हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ दोहरा मयार क्यों। मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, कोई माने न माने, लेकिन मैं किसी खौफ के बगैर कह सकता हूँ कि हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। नहीं तो पूरी इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में यातायात शुरू हो गया। और ये 102 किलोमीटर की जो बात है, समझ में नहीं आती कि कौन सा इसमें रोड़ा अटकाया जा रहा है और क्यों अटकाया जा रहा है। क्या ये हमें तकलीफ में और धकेलने की कोशिश है? नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो देन आई थिंक दैट द एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न
as a whole, the administrators of the entire country, they must take steps to restart the railway service from Banihal to Baramulla within no time. नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे अशपोरा गाजियाबाद हंदवारा के लोगों की। एनटीपीएससी वहाँ पे बनाया गया है और एनटीपीएससी में सहूलियत न होने की वजह से वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में डेंटल चेयर नहीं है, वहाँ पे एक्सरे नहीं है और ख़ासकर एम्बुलेंस न होना वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहा है। जब भी कोई किसी पेशेंट को रेफ़र करना होता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती है, लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों ने इस सवाल से और क्या कहा है, हम आपकी नज़र करते हैं। तकरीबन गई यथ हस्पताल ये 50 वरी, मगर एम्बुलेंस जरूरी। ये माजि बे कोरी तुम बेकार, तुम निमो कुन जाए तो निमो कत मज, डॉक्टर साहब मजबूर गसान या सोरी स्टाफ तो हु ये नर्स कहें अहम नर्स ये लड़की खत जहन खत जनाब अली 7,000 रुपये वरमुल तान या बारामुला तान या सोपोर तान या कुपवाड़ा, तो गरीब लूक ये कह सहूलियत ये मिलान जनाब अली गसान तो मगर सान कह वैलिडिटी था नर्स ये जनाब तो लेडी डॉक्टर ये जनाब सो दह कर रिक्वेस्ट है सूच तो लेडी डॉक्टर या सूच तो नर्स योर मगर कोई नहीं सब तो मेहरबानी कर कम मदद मिलन गवर्नमेंट की तरफ ती मिलान कहें गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस दूर आफ्तादा इलाके में यहाँ आप तशरीफ आवर हो गए हैं। मैं आप सब जो भी यहाँ मीडिया पर्सन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी चैनल्स हैं। देखिए, जहाँ तक आप एनटीपीएससी की बात कर रहे हैं, नो डाउट कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता हूँ। मेरे अपनी ज़िंदगी के 30 साल बहुत कीमती गुजारे हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में। यहाँ सिर्फ एनटीपीएस हेल्थ सेक्टर जो है वो सिर्फ हेल्थ सेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिंदा रहने के लिए इंसान को, वो किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाइए, आप हेल्थ सेक्टर में जाइए। आप खुद गए अभी वो एनटीपीएससी के वहाँ पे लोगों का कहना है कि वहाँ पे एम्बुलेंस जो होनी चाहिए वो नहीं है, डेंटल चेयर जो वो नहीं है, एक्सरे मशीन, जहाँ आपको लोगों को यहाँ से बारामूला या हंदवारा की तरफ रुख करना पड़ता है। उस हवाले से थोड़ा बहुत बताइए। सर मैं चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहा हूँ, ये जो मेरा यहाँ हेल्थ सेक्टर की बात करें, एक्सरे की फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि मॉडर्न ज़माना है, यह इस वक्त जो है कि वो डिजिटल एक्सरे हम करते हैं। डिजिटल एक्सरे की जो कीमत होती है वो 150 रुपये है। और जहाँ हम मेरे अशपोरा को देखिए, मेरी गाजियाबाद को देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी एक भी डिजिटल एक्सरे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। नो डाउट कि एनटीपीएससी का नाम लिखा गया है, बोर्ड लिखाए गए हैं, लेकिन वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इक्विपमेंट होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो मुझे बताइए, एक डिजिटल एक्सरे के लिए मेरे यहाँ के बाशिंदे को जाना पड़ता है हंदवाड़ा, और उसको यहाँ से 100 रुपये और वहाँ से 100 रुपये, 200 रुपया और 150 रुपया वहाँ पर, यानी कि हो गया 350 रुपया। एक डिजिटल एक्सरे के लिए 350 रुपये उसको खर्च करना पड़ता है, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ये मुझे बताइए कितनी नाइंसाफी है हेल्थ सेक्टर में। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।